हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो हमारा सीटेट 2026 फरवरी 8 फरवरी को एग्ज़ाम होना प्रस्तावित हुआ है, उसके लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम लोग लगभग 35 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा मतलब कि ऑफिशियल होता है ना पेपर, वहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा एसएसटी वाला। तो 31 से लेकर के हम लोग 65 नंबर तक के क्वेश्चंस तक की जो है डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग जब पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि आप जो तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो सही दिशा में करने जा रहे हैं, या बस जिसने जो पढ़ा दिया वही पढ़ लिया और काम बन गया। तो उससे काम तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बस आत्मसंतुष्टि का भाव आ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहली वीडियो है। आप लोग जिस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उसी तरह से आपको ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। अब अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं रख मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि झूठा कोई कैसे परिश्रम कर सकता है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, अपना लाइक और सपोर्ट वगैरह भी करेंगे, शेयर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो तो स्टार्ट करेंगे ही। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसको सॉल्व करेंगे। और ये कब का है? तो 2018 में जो हुआ था हमारा पेपर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल जो है 31 से लेकर के 45 तक जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और बाकी जो है आपको पता होगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में अगर 60 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे सोशल साइंस वाले सेगमेंट में उसको। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर्स हमने ओरिजिनल जो हमारी आंसर की आती है वेबसाइट से, सीटेट की वेबसाइट से, वहाँ से लिए हुए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आंसर रॉन्ग है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस एक्सप्लेनेशन सुनने हैं, और साथ में अगर आपको कुछ लगे कि नहीं आपके काम की चीज़ है, आपको नई चीज़ जानकारी मिल रही है, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, सबसे सही उपयुक्त जो विकल्प है उसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं। जो पहला सेगमेंट है आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा जियोग्राफी है ना, उससे क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा विंड वेन है ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। वात मतलब हवा होता है, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी वायु से ही संबंधित हैं। तो इस एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है विंड वेलोसिटी, दूसरा है एयर प्रेशर, तीसरा है विंड डायरेक्शन, चौथा है एयर टेम्परेचर, अर्थात वायु का वेग, वायु का दाब, वायु की दिशा या फिर वायु का तापमान। तो देखिए जो वात दिग्दर्शी नामक यंत्र होता है उससे हम लोग वायु की दिशा अर्थात विंड डायरेक्शन जो है वो मापते हैं। ऑप्शन जो सी है अर्थात तीसरा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना घुमावदार है। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, अर्थात विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। चलिए ऑप्शंस देखिए, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। तो आपने पढ़ा जरूर होगा कि हम लोग जो हमारी पृथ्वी है उसको कई मंडलों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, देन मध्य मंडल, देन आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जो वायुमंडल की वो परत जिसमें मतलब कि रेडियो तरंगों का संचरण होता है, वो जो मतलब की परत होती है उसे एग्जैक्टली बोला जाता है आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे आपको कहीं भी आयनोस्फीयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें उत्तर तो देना ही है, और उत्तर जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से देना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, अर्थात बाह्य वायुमंडल।
तो ये बाह्य वायुमंडल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आयन मंडल है ना वो इसी बाह्य वायुमंडल का हिस्सा होता है, ठीक है। यानी कि जो आयनोस्फीयर है वो थर्मोस्फीयर का ही एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसका जो उत्तर है वो हो जाना है हमारा बाह्य वायुमंडल। अब देखिए जो हमारा मतलब कि वो होता है ना, कहाँ गया थर्मोस्फीयर, ये जो थर्मोस्फीयर है, नहीं क्षोभ मंडल दरअसल इसमें दिया नहीं है। फिलहाल के लिए जो सबसे निचली सतह होती है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। तो ये ना सबसे निचली परत होती है, मेरा बताने का मतलब ये था। अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करें, अर्थात जब भी आपको ये पढ़ाया जाएगा, हम खुद भी ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो हम लोग इसको 5 परतों में जब बांट करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी जो जानकारी है वो हो जानी है, ठीक है। तो सबसे जो निचली सतह है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। दूसरा जो आता है हमारा वो आ जाता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि जो वायुयान है अर्थात जो जहाज वगैरह हैं वो कौन से लेयर में उड़ाए जाते हैं? तो यही समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि बारिश, आंधी, तूफान, इस तरह की जो सिचुएशन है नहीं आती है, लगभग जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। तीसरी जो हमारी परत आती है वो आ जाती है मध्यमंडल। और इसी मध्यमंडल को क्या कहते हैं? तो इसी मध्यमंडल में आप देखेंगे कि मतलब कि इसमें ना चमकने वाले जो बादल होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसी को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में, ठीक है। मध्यमंडल के ऊपर जब आप जाएंगे तो हमारा आता है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और यही जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। फिर लास्ट में आप देखेंगे वो आता है हमारा बहिर्मंडल, और ये सबसे बाहरी सतह मानी जाती है, ठीक है, बाहरी सतह है बहिर्मंडल। और जो आयनोस्फेयर है उसके बारे में एक पॉइंट और आपको जान के रखना है कि जो आईएसएस है अर्थात जो मतलब कि जहाँ पे लोग जाते हैं रहने के लिए, अंतरिक्ष वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो बनाए जाते हैं ना वो यहीं पे बनाए जाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन। और यहाँ पे एक घटना घटती है जिसको हम ऑरोरा बोरियोलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि सिचुएशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो आयन मंडल में ये आपको देखने को मिल जाती है। क्षोभ मंडल हमको बताना था, क्यों? क्योंकि जो भी आंधी तूफान बारिश वगैरह है, बादल जो भी मतलब कि इस मौसम की स्थिति खराब होती है वो सब कहाँ पे होते हैं? तो ये सब इसी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन मतलब कि 3 वाला, अर्थात बाह्य वायुमंडल। क्यों? क्योंकि जो आयन मंडल है वो इसी बाह्य वायुमंडल का ही एक हिस्सा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें उत्तर चूज करना था, तो तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक फिगर बना के दिया गया है और आपको इस फिगर को देख करके बताना है कि पृथ्वी की ये जो परतें हैं इनको आप क्रम से बताइए कि आंतरिक से बाहरतम का जो परत है वो कौन, अर्थात सबसे आंतरिक परत कौन सी है, फिर उससे बाहर, उससे बाहर, उससे बाहर कौन सी, ठीक है। तो हम लोग अक्सर ये वाला जो चित्र है आप देखेंगे कि जो हमारी क्लास 7 की पॉलिटी कह रहे हैं, जो क्लास 7 की ज्योग्राफी है उसमें ये चित्र बना हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमने जो नई वाली एनसीईआरटी है क्लास 7 की उसको करवाया हुआ है अपने इस चैनल पे, हम लोग फिर से कराएंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो ये जो चित्र है ना ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मल किसी टीचर से पढ़ेंगे तो जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, वो एक चित्र बनाते हैं इस तरह का, ठीक है। ये कैसा चित्र है? तो पृथ्वी का बना देते हैं और ये सबसे बाहरी परत मान लेते हैं, और ऐसे ऐसे 6371 किलोमीटर तक नीचे तक वो लोग जाते हैं। और सबसे अगर आंतरिक रूप में पूछा गया है तो सबसे आंतरिक रूप में आप देखेंगे कि जो हमारा कोर होता है ना उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो बाहरी कोर, दूसरा आंतरिक कोर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको क्रम से बता देंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखिए आता है हमारा क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट आता है सबसे ऊपर, और इसको हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है ये, और इसको हिंदी में कहते हैं परपटी, ठीक है। क्रस्ट के बाद आता है मैंटल, ठीक है, क्या आता है? मैंटल। और ये जो मैंटल है इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो अपर मेंटल और दूसरा है मतलब कि निचला यानी कि इनर मेंटल। तीसरा हमारा आता है कोर, और इस कोर को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दूसरा है हमारा अपर कोर और लास्ट में आता है हमारा इनर कोर, ठीक है। तो आप देखिए क्रस्ट मैंटल कोर 3 पार्ट्स में, अर्थात इसको जो हम लोग पृथ्वी को पढ़ते हैं ना तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा वाला जो हिस्सा आता है उसको हम लोग मैंटल बोलते हैं, तीसरा वाला हिस्सा और जो है सबसे अंतिम हिस्सा भी होता है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, और सभी को अपर और इनर दोनों में बांट के ही पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आप
कि ये जो सबसे बाहरी परत ये वाली दिखाई पड़ रही है ब्लैक ब्लैक, ये तो हो जाएगी हमारी क्रस्ट। क्या हो जाएगी? ये तो हमारी क्रस्ट हो जाएगी। दूसरी पृष्ठ जो है, दूसरी वाली जो परत है वो तो हो जाएगी मैंटल, ठीक है, मैंटल। तीसरी वाली जो है ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी इनर मेंटल, इनर मेंटल। और चौथी आप देखिए आउटर कोर, आउटर कोर। और लास्ट में हो जाएगा हमारा इनर कोर, ठीक है। तो इसको आप देख लिए। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि सबसे आंतरिक से बाहर, तो सबसे आंतरिक हमने क्या बताया? इनर कोर, ठीक है। तो इनर कोर दो जगह पे है, तो ये दो ऑप्शंस तो आप हटा ही दीजिए। इनर कोर के बाहर क्या आएगा? आउटर कोर, आउटर कोर के बाद आएगा मेंटल, मेंटल के बाद आएगा क्रस्ट। उत्तर देखिए आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन डी वाला, अर्थात आंतरिक से बाहरतम जब हम लोग जाएंगे पृथ्वी को लेकर के, तो आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल, परपटी, ठीक है। ऑप्शन जो मतलब कि 4 जो है ये इसका सही हो जाएगा। हम लोग इसको शियाल सीमा नीफे करके भी पढ़ते हैं, तो ये सारे सेगमेंट जब आएंगे तो उसमें हम लोग जरूर इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर का एक चित्र दिखाया गया है और आपसे कह रहे हैं कि दरअसल आप बताइए ये जो चित्र है ना वो किस सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो चलिए देख लेंगे। इसका जो उत्तर है वो अगर आप गूगल करेंगे ना तो गूगल इसका उत्तर गलत बता रहा है। जो हमने जेमिनी AI है ना उससे भी पूछने का प्रयास किया, वो भी उत्तर गलत बता रहे थे। फिलहाल के लिए हम लोग इसका जो उत्तर है वो मतलब कि जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है वहां से देखेंगे। कह रहे हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए ये क्या दर्शा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी को दर्शाया गया है, यहाँ है हमारे सूर्यदेव, ठीक है, ये सूर्य है, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है। तो आप देखिए कि सूर्य और चंद्रमा, सॉरी सूर्य और पृथ्वी जो है एक सीध में है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीध में आपको दर्शाए गए हैं। और इस तरह की जो सिचुएशन है वो कब बनती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर है ना वो चौथा वाला हो जाना है, यानी कि नीप टाइड अर्थात लघु ज्वार भाटा। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नदियां हैं ना, व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, अर्थात जो नदी हैं जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, बड़े मोड़ बना करके बहना स्टार्ट कर देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या फिर चाप झील। तो चाप झील तो दूसरी सिचुएशन होती है, जो नदियां मुख्य नदी है उससे कट करके जो है ये मतलब कि जानवर के खुर के आकार का एक लेक बना लेती है, तो वो तो दूसरी स्थिति हो जाती है। लेकिन जिस सिचुएशन को यहाँ दर्शाया गया है वो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाना है? मिएंडर, ठीक है। अर्थात जब नदियां जो है ना वो मतलब कि मैदानों में प्रवेश करती हैं तो आप देखेंगे कि वो मुड़ जाती हैं, तो जो बड़े आकार का ये मोड़ बनाती हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विसर्प या मिएंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सब ना लाइन से ऐसे लिखे हुए हैं हमारे क्लास 7 की जो NCERT है उसमें, ठीक है। तो NCERT बहुत मस्ट है, अगर आप जो है सीटेट में SST का जो पेपर 2 है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मतलब कि NCERT कवर करनी पड़ेगी। बुक को खुद से पढ़ें, क्वेश्चंस जो है किसी टीचर से करवाए जा रहे हैं तो कर लें, या फिर अपनी मर्जी से भी आपको समझ आता है तो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे बेहतर है? ऑप्शंस देखें, एयरवेज यानी कि वायु मार्ग, रेलवे अर्थात रेल मार्ग, रोडवे अर्थात सड़क मार्ग, या फिर वाटरवेज अर्थात जल मार्ग। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सही उत्तर इसका वायु मार्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ता अच्छा नहीं है, दुर्गम इलाके हैं, तो आप वहाँ पे रेल कैसे ले जाएंगे? अभी भी भारत देश के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेल की सुविधा ही नहीं है, सड़क तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बनी ही नहीं होगी, और जल मार्ग तो वहाँ जहाँ पानी होगा वहीं पे आप मतलब कि पानी वाला रास्ता चूज करेंगे ना। उत्तर क्या हो जाएगा? वायु मार्ग। कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी इलाका हो, हर जगह पहुँच जाता है। उत्तर क्या होना है? ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है? अर्थात आपको बताना है कि जो हमारा जियोग्राफी है उसका एक ब्रांच होता है जो मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित होती है। आपको बताना है उसका सही उत्तर क्या होना है? नगरीय भूगोल अर्थात अर्बन ज्योग्राफी, तो इसमें तो अर्बनाइजेशन के बारे में बातचीत होती, बायोज्योग्राफी अर्थात जैव भूगोल, या फिर डेमोग्राफी अर्थात जनसांख्यिकी, या ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल। तो आप देखिए एक बार हमें लग सकता है ना कि इसका मानव भूगोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अर्थात जनसांख्यिकी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण, और आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन क्या है कि सूर्य जो है ना गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है।
तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो सूर्य है उसका उदय अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, और जहाँ पहले उदय होगा वहीं पे अस्त भी पहले होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गुजरात में जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद जो सूर्यास्त है वो होता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। बात तो ये भी ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो गुजरात की तुलना में जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे मतलब कि हाई लैटिट्यूड जो है वहाँ पे स्थित है। तो ये बात तो सही है। आप जब मैप देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो हमारा गुजरात है वो आपको यहाँ मिलेगा, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो देखिए अक्षांश जो है वो ऊपर है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। हमें से क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए को स्पष्ट करता है। देखिए अपने आप में स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो कथन है ना वो कारण की व्याख्या नहीं कर रहा दरअसल। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सूर्य जो है वो गुजरात में मतलब कि जो सूर्यास्त है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के बाद मतलब होता है, ये बात एकदम सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर हमसे जब कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं तो दरअसल वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, इस वजह से सूर्यास्त गुजरात में लेट में हो रहा है। तो नहीं, ये बात नहीं है, इसके लिए ये कारक जिम्मेदार नहीं है। तो हम लोग इसका जब उत्तर चूज करेंगे ना तो क्या चूज करेंगे कि मतलब दोनों अपने आप में स्टेटमेंट सत्य हैं, लेकिन ये जो आर है वो ए को स्पष्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन जो दो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, अर्थात एक ऐसा ऊर्जा का सोर्स जो कि मतलब कि नॉन कन्वेंशनल है। तो देखिए क्या है, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला। ऑफ कोर्स इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा हो जाएगा, अर्थात सोलर एनर्जी। तो गैर परंपरागत सोर्स जो है वो कौन सा हो जाना है, वो हो जाना है हमारा सोलर एनर्जी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में जो मछली का प्रजनन है वो क्या कहलाता है, अर्थात जो हम लोग मछली पालन है ना वो आपसे पूछ रहे हैं क्या कहलाता है। कह रहे हैं सेरिकल्चर, तो ये तो नहीं है। विटीकल्चर, ये तो अंगूर की खेती वाला मामला है। हॉर्टिकल्चर, ये तो खेती से ये भी संबंधित है। पिसीकल्चर, देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो डी वाला हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 4 पिसीकल्चर, ठीक है। तो जो मतलब कि मानव के द्वारा निर्मित करा के तालाब में मछली वगैरह का प्रजनन करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिसीकल्चर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं कि स्थल का एक शकरा भाग, ठीक है, यानी कि भूखंड का एक पतला सा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं ये बताइए। ऑप्शन देखें, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या फिर खाड़ी। तो देखिए जो जल संधि होती है ना वो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन हमसे क्या करें कि स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, स्थल संधि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन स्थमस यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है वो स्थल संधि का उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा पनामा स्थल संधि, तो जो पनामा स्थल संधि है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में है, तो वो क्या है, वो पनामा स्थल संधि इसी का एग्जाम्पल है। किसका, कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये मतलब कि अपने जो नई एनसीईआरटी में ज्योग्राफी हमने कराया है उसमें कराया हुआ है, बताया भी है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और कैसे गणना के आधार पर हम लोग कभी कभी कहते हैं कि 5 महाद्वीप हैं, कभी कभी कहते हैं कि 6 हैं, कभी कभी कहते हैं 7 हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप वहाँ पे देखिए। तो देखिए क्या बात है कि आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा एशिया, ठीक है। दूसरे पे आता है हमारा अफ्रीका, तीसरे पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे आता है हमारा साउथ अमेरिका, पांचवे पे आ जाता है अंटार्कटिका, छठे पे आता है हमारा यूरोप, और ऑफ कोर्स सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन खूब बनते हैं, इससे जो है मतलब कि थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा मैप वगैरह में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हालांकि हम लोग मैप वगैरह में ये सब देखेंगे एक बार नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ये पैडागोजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए कि सोशल साइंस में तो मतलब कि 20 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है, तो उससे क्वेश्चन है
कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान। तो देखिए साइकोलॉजी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी तो ये तीनों चीजें हैं। दूसरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो जो सोशियोलॉजी है वो शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लास 6, 7, 8 ये जो हम लोग जो पढ़ाते हैं ना सोशल साइंस, उसमें आप देखिए हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है और इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, जिसमें हमने सीटेट को नज़र में रखते हुए हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 से 8, पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है अर्थात पॉलिटिकल साइंस। अभी हमें केवल और केवल जियोग्राफी कंप्लीट करना रह गया है। तो नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है, देखिए कब आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कह रहे हैं कि आगमनात्मक जो अधिगम है, यानी कि जो हमारा आगमनात्मक शिक्षण विधि होती है, सीखने का जो तरीका है, उसमें किस विधा का विरोधाभास है, अर्थात किस विधा का हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक, अनुकरण या फिर निपुणात्मक। तो आप देखिए कि जो हमारा आगमनात्मक शिक्षण विधि है ना, उसमें व्याख्यानात्मक शिक्षण का काम नहीं होता, ये निगमनात्मक जो शिक्षण विधि है उसके लिए उपयोगी होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, कथन दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ठीक है, कौन सी सोच, आलोचनात्मक सोच। दूसरा कह रहे हैं कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ऑप्शंस देखिए, पहला है कि ए सत्य है, बी असत्य है, दूसरा कह रहे हैं ए असत्य है, बी सत्य है, तीसरा है ए और बी दोनों असत्य हैं और चौथा है ए और दो बी मतलब दोनों ही सत्य हैं। तो ऑफ कोर्स देखिए दूसरे वाले में कह रहे हैं कि मदद नहीं करती, तो ये बात गलत है। उत्तर जो है इसका पहला वाला हो जाएगा, अर्थात पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, ठीक है। तो उत्तर इसका पहला हो। अनुभवजन साक्ष्य क्या होते हैं, यानी कि जो वो साक्ष्य जो हम अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं उनके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, दूसरा अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, तीसरा कह रहे हैं मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े और चौथा है कि आंकड़ों के संग्रह से विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर मतलब एकत्रित किए गए आंकड़े। तो देखिए ऑफ कोर्स इसका जो उत्तर होना है वो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 कि इंद्रियों के माध्यम से जो वास्तविक दुनिया में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अनुभव जो चीज़ें हम अपने अनुभव से प्राप्त करेंगे, और अनुभव किससे करेंगे, तो अपने ज्ञानेंद्रियों से। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम सुना होगा, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो हम इनके माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वही तो है ना अनुभवजन्य साक्ष्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाना है, ऑप्शन ए वाला, यानी ऑप्शन 1। देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेक्शन दिया हुआ है, यानी कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी। तो हिंदी इंग्लिश का भी इशू आपको नहीं होगा, आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। कह रहे हैं कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या फिर राजनीति विज्ञान। तो भौतिक जो विशेषताओं के मॉडल हैं वो कौन से शिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर जो होना है वो हो जाना है हमारा जियोग्राफी अर्थात भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का सोर्स है, यानी कि किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो हमारी जो ऑफिशियल आंसर की है वहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से कोई और सोर्स हमने फॉलो किया, नहीं, जो ऑफिशियल आंसर की आती है वही सोर्स से हमने इसके आंसर्स को आपको मैच करके बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशंस तो हम जो देते हैं वो अपने मतलब कि अपने हिसाब से देते हैं, क्वेश्चन मतलब कि बुक वगैरह को पढ़ के गूगल करके, लेकिन जो आंसर्स हैं वो आपको ऑफिशियल आंसर की से मिसमैच नहीं होने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अब बताओ कि कौन सा स्थानीय समाचार पत्र से जो हमें मौसम की जानकारी का संग्रह है वो किस प्रकार का सोर्स है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो ये देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि सीखने की अक्षमता वाले, यानी कि वो बच्चे जो सीखने में समस्याग्रस्त हैं, ऐसे विद्यार्थी को किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सिखाते हैं या अन्य छात्रों के साथ उन्हें सीखने का मौका मिलता है। ऑप्शंस देखें,
अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक। समावेशी शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। तो जो हमारा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता है अर्थात समावेशी जो शिक्षा है ना, उसमें आप देखें कि जो विशेष मतलब कि आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी सभी बच्चों के साथ समान रूप से सीखने का अवसर मिलता है। उत्तर क्या हो जाएगा? समावेशी। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पैडागोजी से हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत आपको दिया गया है आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। तो अभी इतने से ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये किनके द्वारा कहा गया है कि सभी बच्चे जो है ना वो विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। कह रहे हैं कि लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? C.L. ऑर्ग्रेन या फिर डी पर्सेल या J.H. बेल या फिर जीन पियाजे। तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा हमारा जे पियाजे। ठीक है, तो पियाजे जी का ये कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड, अर्थात कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक क्या करे जिससे कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्लासरूम में हो सके। ऑप्शंस देखें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। दूसरा, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। देखिए अगर बच्चों को व्यक्तिगत परियोजनाएं देंगे यानी कि एक एक बच्चे को एक खुद का एक एक काम देंगे तो फिर इससे ना इंक्लूसिव जो एजुकेशन है या ये कहें कि जो हमारा कोऑपरेटिव एजुकेशन है वो फिर नहीं आगे आएगा। कह रहे हैं काम के लिए कक्षा को 2 समूहों में, तो समूहों में विभाजित करने से भी वो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। कह रहे हैं कि परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो देखिए इसका जो बहुत अच्छा उत्तर है ना वो पहला वाला हो जाएगा कि छात्रों को आपस में एक दूसरे से बहस करने और मतलब चर्चाओं में लगाएं तो ठीक रहेगा। अब बहस करने का मतलब ये नहीं कि मार पिटाई तक पहुंच जाए बात, उस तरह का बहस की बात यहाँ नहीं की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। कह रहे हैं कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या हो जाना है इसका? आलोचनात्मक सोच हो जाएगा, अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए अब हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इतिहास अर्थात हिस्ट्री से आ रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है 6 to 8 क्लास जो NCERT हिस्ट्री है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देखें। एक सिंगल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं शायद ही आपसे छूटने पाए। हमने उसको MCQ के माध्यम से कराया हुआ है, लेकिन MCQ के साथ साथ हमने उसमें NCERT के जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर किए हैं। बहुत ही मस्त जो वो क्लासेस हैं वो हैं, आप उसको ज़रूर देखें। हालांकि एक बार हमने कंप्लीट करा दिया था, दोबारा से उसको करवा रहे हैं, तो अगर आप उसको जो कंप्लीट हो गया उसे नहीं देखना चाहते तो अभी जो चल रही है उसे भी देख सकते हैं। क्लास 6 की हो चुकी है, क्लास 7 की हम लोग उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि द कलर्स यूज्ड इन अजंता केव्स, तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो कलर यूज किए गए हैं अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। ठीक है, अर्थात अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं वो किस सामग्री से बने हुए हैं या किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें कि पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से या फिर स्लेट से। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे क्या रहा होगा? पौधे और खनिज। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उस समय जो भी चित्रकारी वगैरह की गई है उनमें जिन रंगों का यूज किया गया है वो रंग जो है वो पौधे और खनिज के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि सबसे पुराने पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है अपने वीडियोस में, तो आप उसको जरूर देखिए। तो द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन, अर्थात किस पर लिखी गई हैं जो हमारी पांडुलिपियां हैं वो आपको बताना है। ताड़पत्र, पत्थर, कागज या फिर लकड़ी। तो हमने बताया हुआ है कि ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। ऑप्शन 1 वाला ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कह रहे हैं कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि अर्थात कौन सा एरा है जो सबसे लंबा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, पैलियोलिथिक एरा या फिर मेसोलिथिक या फिर नियोलिथिक या मेगालिथिक। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर
महापाषाण काल। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अर्थात जो हमारा पूरा पाषाण काल है ना, उसका टाइम पीरियड सबसे लंबा है। क्यों सबसे लंबा है? क्योंकि आप देखिए इसका जो समय है आज से 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक। और इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को। वो कौन से हैं? तो जो हमारा पहला पूरा पाषाण का भाग है उसे हम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आज से 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2 लाख ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यानी कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है इनका। जबकि जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक रहा है, तो आज से 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। और जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, आगे के जो मतलब कालक्रम दिए हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे दूसरा है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो कब से कब तक रहा है, तो आज से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक रहा है। जबकि जो हमारा न्यूलिथिक अर्थात नव पाषाण काल है ये आज से 8,000 साल पहले से लेकर के 2,000 साल पहले अर्थात 2,000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, जबकि जो हमारा महापाषाण काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय काल जो है वो दिखाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया तो मैंने इतिहास के सारे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट इसी तरह से करवाया हुआ है। क्या है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड ऑप्शन है कि एविडेंसेस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हियर। ठीक, अर्थात मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। दूसरा क्या है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो एकदम सही बातें हैं दोनों के दोनों, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों सत्य कहाँ दिया गया है, ऑप्शन 4 में। ठीक है, ऑप्शन 4 में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना चाहिए, और आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ हड़प्पा स्थल मिले हैं। ऑप्शंस देखें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पंजाब में कौन सा स्थल मिला है, गुजरात में, हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे ना गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, अर्थात घर के मतलब ज़मीन के भीतर चूल्हे वगैरह बना के, गड्ढे वगैरह बना करके लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं आपको, 3 वाला हो जाएगा, अर्थात गुजरात। तो आप देखिए कि जो हमारा पश्चिम मतलब कि भारत देश का जो पश्चिमी रीजन है, जहां आपको गुजरात मिलेगा, जहां से हमारी कर्क रेखा मतलब कि होकर के गुजरती है, उस गुजरात में आपको हड़प्पा के कई सारे नगर मिल जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा हड़प्पा का जो लोथल है ना, जहां पे हमें बंदरगाह मतलब मिला हुआ है, अर्थात बंदरगाह या गोदीवाड़ा शहर इसको कहते हैं, लोथल। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। धौलावीरा ये भी गुजरात में ही है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया धौलावीरा जो है अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 2020 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। किसको, धौलावीरा को। बड़ा मोस्ट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप देखें कि वहाँ पे सुरकोटदा के भी साक्ष्य मिले हैं, और सुरकोटदा अर्थात सुरकोटदा स्थल है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि सुरकोटदा जो स्थान मिला है वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। आगे देखें वहाँ से और कौन कौन से जो है स्थल मिले हैं, रंगपुर जहाँ से हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, देसलपुर हो गया, रोचदी हो गया, प्रभास पाटन हो गया, बागसरा। तो इस तरह से करके आप देखिए वहाँ पे कई सारे स्थलों की प्राप्ति हमें हुई है। कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, ब्राह्मी तो नहीं, पाली बिल्कुल नहीं, संस्कृत या प्राकृत। ऑफ कोर्स इसका उत्तर संस्कृत हो जाएगा। तो जो हमारी देव संस्कृत है मतलब कि उसमें लिखा गया है ऋग्वेद को। ठीक, ऑप्शन 3। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे।
ऑप्शंस देखिए, महावीर बिल्कुल नहीं, महावीर स्वामी कहाँ शासक थे? प्रसेनजीत नहीं, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, अर्थात बिंबिसार। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे बिंबिसार थे। और याद रखिएगा कि ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यंक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो और ये हर्यंक वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार के ही द्वारा की गई थी 544 ईसा पूर्व में। और इनका पूरा टाइम कब तक रहा है? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का समय रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो ये सारे एकदम लड्डू लड्डू से क्वेश्चंस हैं। बुद्धा, धम्म, अहिंसा या फिर संघ? तो जाहिर सी बात है कि अहिंसा जो है ना वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, आपने ये तीनों जो है वर्ड सुने होंगे। तो ये जो बुद्ध, धम्म, संघ है ना, ये हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो भगवान बुद्ध के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपना गृह त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ कराई हुई हैं? तो हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, उसमें हमने ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में करवाया हुआ है, जैन धर्म को भी बौद्ध धर्म को भी, तो आप वहाँ पे जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर? तो हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। हमने पॉलिटी भी लगभग कंप्लीट करा दिया है। क्लास 8 में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं और चूंकि आप लोग उस पर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने उसको बंद करके रखा हुआ है। हमने सोचा तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करा दें, ताकि आपको एक आइडिया रहे ना कि हम जो आपको करा रहे हैं वो एक सही दिशा में करा रहे हैं। आप लोग उसे देख करके मतलब कि एक वो होता है ना कि ठीक है, हाँ, विश्वास के साथ उसको कर सकते हैं। इस वजह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी लगभग हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट ही हो चुका है। अब 2-4 टॉपिक्स ही हैं उसमें, जैसे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसको हम लोग कराएंगे। और 1-2 टॉपिक हैं उसको भी करवाना है, सब करवा देंगे, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए बस। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ठीक है, ऑप्शंस देखें। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा क्या है। तो आप लोगों ने अगर हमारे साथ पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। संसद, ये जो संसद है ना, ये 3 अंगों से मिलकर के बनती है। और संसद के 3 अंग कौन से हैं? पहले तो हमारे राष्ट्रपति जी हो जाएंगे, दूसरा लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। हमें राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। और पहला ऑप्शन है कि विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा के मेंबर्स, चौथा है विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक। तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब ये विधानसभा क्या है? तो जैसे केंद्र में हमारी संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है, वैसे ही आप देखेंगे कि राज्यों में विधानमंडल होता है। कई राज्यों में 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, जिसमें हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे केंद्र में जो है उच्च सदन के रूप में हमारा जाना जाता है उच्च सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में आप देखेंगे कि जो हमारा विधान परिषद होता है वो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। और निम्न सदन के रूप में जैसे केंद्र में आपको क्या जाना जाता है? हमारा लोकसभा। राज्यों में वही स्थिति होती है विधानसभा की। ठीक है, लोकसभा जैसे केंद्र में लोकसभा है वैसे ही राज्यों में हमारा जो विधानसभा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रख सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत देश की जो शासन प्रणाली है वो आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं संसदीय और एकात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री एंड यूनिटरी। तो देखिए हमारा संसदीय सिस्टम तो है लेकिन एकात्मक नहीं है। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल यानी कि राष्ट्रपति और संघीय। तो आप देखिए हमारे संविधान में
कहीं पर भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया, यानी कि फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया। संघ शब्द का यूज किया गया है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखिए वहाँ यूनियन है, यहाँ पे देखिए फेडरल लिखा हुआ है। तो संघ है, भारत देश एक संघ है, लेकिन फेडरल नहीं है, वो यूनियन है। तो ये थोड़ा मतलब कि वर्ड लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये अंग्रेजी वाला क्यों पढ़ना है, तो इसीलिए पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना रॉन्ग होने पाए। तीसरा है हमारा राष्ट्रपति और एकात्मक, तो हमने अभी बताया कि बिल्कुल नहीं, एकात्मक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है संसदीय और संघीय, तो हाँ एकदम सही ऑप्शन है कि हमारा भारत देश जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता है और हमारा देश जो है संघीय जो शासन प्रणाली है उसको भी अपनाता है। तो देखिए यहाँ पे फेडरल लिखा हुआ है, लेकिन भैया इसका जो सही उत्तर है ना, यहाँ यूनियन होना चाहिए था, लेकिन क्या करिएगा, जो है उसी में से उत्तर चूज करना है। तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देखिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का क्या उत्तर है 4। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो है, यानी कि जो हमारा आयोग है उसके द्वारा यही आंसर की में दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ उनको कितनी सीटों पे रिजर्वेशन मिला है। ऑप्शंस देखें 48, 84, 47 या 74। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो मतलब कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, अर्थात 84। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, मतलब पूरा चैप्टर ही करवाया है, तो ये भी क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन 2 वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, ये क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा अस्पृश्यता है ना, ये अगर आप इस प्रथा को अपना रहे हैं तो इसके कारण कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। मौलिक अधिकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हमने कई जगहों पे मौलिक अधिकार पढ़ाया है। और देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, टोटल आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है प्रॉपर्टी वाला, वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको भाग 3 से हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि हमारे पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का, ये सभी अधिकार है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं दरअसल इसमें, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो अस्पृश्यता करने के कारण उल्लंघन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए अस्पृश्यता, समानता का अधिकार। तो जो हमारा समानता का अधिकार है ना, वो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के मध्य बातचीत की गई है। और इसी के मध्य जो आर्टिकल 17 है उसमें असमानता को मतलब अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है, अर्थात जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त करने की बात की गई। तो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता जैसा कुछ किया जाता है तो आप उसके कौन से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा भैया उसका राइट टू इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS तक ने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये अस्पृश्यता वाली बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए अभी हमने ऊपर हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया था, वो वाला एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ करना चाहिए था, पर वहीं बता दिया, बात तो एक ही हुई कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने बताया ना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले फंडामेंटल राइट था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अब जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब इसको हमारे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स नहीं। और ऐसा क्यों किया गया, तो भैया फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें हमें राइट्स के रूप में मिली हुई हैं उसके अगर हनन की बात आती है ना, तो हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में वो चीज़ें नहीं हैं तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहे हैं कि अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो जाहिर सी बात है, नहीं हमने 65 तक ही क्वेश्चन कराने थे। हाँ ठीक है, 65 तक ही क्वेश्चन आज हम कराएंगे, नहीं तो फिर जो है आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल हमने 65 तो क्वेश्चन सॉल्व करा लिए। अब जो क्वेश्चन हैं उनको अगले सेशन में ले लेंगे। तो 2018 के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके होंगे आपके पास। हम यहाँ पे पैडागोजी अर्थात जो CDP है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। हिस्ट्री के हमने बहुत पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब लेकिन अब हम लोग पूरा का पूरा वैसे देख रहे हैं कि 2018 का क्वेश्चन 19 का 20 का है, तो इस तरह से देख रहे हैं। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की बताई गई चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेफिनेटली इससे लाभ मिलने वाला है। डेली क्लासेस दोपहर 2:30 बजे होती हैं, तो रेगुलर आप क्लासेस के साथ जुड़ करके कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।